हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सीरीज हम चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रत्येक एग्जाम में आप सभी को पता है कि कम से कम यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 12% तो आराम से मिल जाते हैं यूपी से। वहीं यूपी ट्रिपल की प्रत्येक एग्जाम में बात करते हैं तो करीब 4 से 5% तो आराम से मिल जाते हैं। यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा, तथा भारत के इतिहास में भी कुछ सेक्शन यहाँ से आ जाते हैं। तो जीएस के पोर्शन में भी कुछ सेक्शन किसी भी एग्जाम के लिए हो सकता है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश सीरीज में आज हम कला संस्कृति की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विविधता तथा कलात्मक जो एकता है वो बहुत सुदृढ़ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पूर्व में कजरी और जो सोहर है अवध में गाया जाता है, ये सब बहुत प्रचलित हैं। आल्हा आपने सुना होगा, नौटंकी आपने देखी होगी। हालांकि नौटंकी का प्रचलन अब धीरे धीरे जब से ये ऑर्केस्ट्रा आ गया है तब से कम हो रहा है, लेकिन नौटंकी उत्तर भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में बहुत खास रूप से प्रचलित थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कौन सी चीज़ें प्रचलित हैं उत्तर प्रदेश में, कौन सी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन सब का कई जो नृत्य हैं उनका जो जन्म हुआ है यानी कि उसका जो उत्थान हुआ है वो उत्तर प्रदेश से हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में कला संस्कृति में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नृत्य की, या हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सांस्कृतिक केंद्रों की, कौन कौन से सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद हम नृत्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले सांस्कृतिक केंद्र की हम बात करते हैं। तो केंद्र पहला है भरतखंडे, भरतखंडे सांस्कृतिक केंद्र। भरतखंडे सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की हम बात करें तो ये 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। 1926 में कहाँ पे स्थापना हुई थी? लखनऊ में। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। 1926 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था? स्थापना के समय इसका नाम जो था मॉरिस कॉलेज। मॉरिस कॉलेज के रूप में ये जाना जाता था जब इसकी स्थापना हुई। सन 2000 ईस्वी में बात करते हैं तो इसका नाम बदलकर भरतखंडे सांस्कृतिक केंद्र रखा गया, तथा सन 2000 ईस्वी में ही इसे डीम्ड विश्वविद्यालय की उपाधि दी गई। डीम्ड विश्वविद्यालय की उपाधि दी गई। अब डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होता है? तो डीम्ड विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय होते हैं जो किसी स्पेशल क्षेत्र में डिग्री प्रदान करते हैं। तो ये आपकी कला एवं संस्कृति, विभिन्न नृत्य, नाट्य, उसके अलावा आपका कला, इन सब चीज़ों में क्या करते हैं? कला हो गया आपका, और इसके अलावा जो होते हैं जितने भी इससे कठपुतली होते हैं, संगीत हो गए, इन सब में ये क्या होता है? डिग्रियां प्रदान करता है। इन सब में क्या करता है? डिग्री प्रदान करता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख संस्थान माना जाता है, डिग्री प्रदान करता है। तो ये सबसे प्रमुख संस्थान जो उत्तर प्रदेश का है वो भरतखंडे सांस्कृतिक केंद्र है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अक्सर एग्जाम से यहाँ पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, इसके डिटेल हमने दे दी है। उसके अलावा एक दो और संस्थान है जिनकी हम बात कर लेते हैं। तो इनकी हम बात करना आप सभी के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दूसरा संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और ये लखनऊ में स्थापित है। इसका भी काम क्या है? प्रमुख रूप से इसका भी काम जो है वो कला संस्कृति इन सब में इसको ज्ञान देना, यानी कि इसको सिखाना, ये सारी चीज़ें, और उसमें डिग्री प्रदान करना। इसके अलावा और एक प्रमुख संस्थान है। जो तीसरे संस्थान की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ और संस्थान हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्थान है।
चंद संस्थान है, ये भी आपका इन्हीं सब में डिग्री तथा इनको सिखाता है। ये भी कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में है। तो ये 3 प्रमुख संस्थान जो है कि कला एवं अकादमी से संबंधित हैं। इसके अलावा हम आगे तो ये हमारे जो प्रमुख संस्थान हैं उसकी हमने बात कर ली है आप सभी के सामने। तो ये हमारी प्रमुख अकादमी हो गई। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं। क्या कौन कौन से लोक नृत्य हैं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश का जो एकमात्र लोक नृत्य है वो क्या है? कथक है। अब कथक की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो इसकी यूपी में हुई थी शुरुआत, और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो लखनऊ है। कथक में क्या होता है कि एक डांस होता है, एक अलग तरीके का डांस होता है। इसको सीखने में काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन इसके प्रमुख रूप से जो इसका लखनऊ घराना, बनारस घराना विश्व रूप में जाना जाता है। और कथक की शुरुआत यूपी से हुई है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो कथक के बारे में हम बात करते हैं। कथक को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कथक के बारे में आपने सुना होगा, कुछ ऐसे प्रकार से डांस होता है, स्टाइलिश डांस है, थोड़ा अच्छा लगता है इसको देखने में, थोड़ा मन को शांति मिलती है, इसलिए तो कथक की बात करते हैं। तो इसका जो प्रमुख केंद्र है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यूपी से शुरुआत हुई थी। प्रमुख केंद्र इसकी बात करते हैं। प्रमुख केंद्र जो है इसका लखनऊ है। यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका प्रमुख केंद्र जो लखनऊ माना जाता है। ये यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य या राजकीय नृत्य आप कह सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य कथक माना जाता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका कुछ बेसिक जो कथक के बारे में हम और आपको चीज़ें बता देते हैं। तो जो इसके जो प्रमुख उन्नायक माना जाता है, इसमें कुछ ऐड करने वाले यानी कि इसका विकास करने वाले उन्नायक जो किसी चीज़ का विकास करते हैं, एक तो पितामह होते हैं जो उसका जन्म देते हैं और उसका कुछ विकास की ओर जो और भागीदारी देते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे जो है ठाकुर प्रसाद और बिंदादीन जो इनके उन्नायक हैं, इन्होंने इसमें ठुमरी का प्रवेश किया था, यानी कि ठुमरी को भी जोड़ दिया था इसमें, जिससे ये और अधिक फेमस हो गई। ठुमरी का प्रवेश इसमें कराया था। तो बिंदादीन और पंडित प्रसाद, तो ये चीज़ें आपके सामने इससे संबंधित, कथक से संबंधित। अब कथक से संबंधित प्रमुख घराने कौन कौन से हैं और उनके जो प्रमुख जो कथक करने वाले हैं यानी कि डांसर जो हैं उन्हें कह सकते हैं। तो वो प्रमुख घरानों की बात करें, प्रमुख घराने, तो अगर हम इसमें बात कर देते हैं तो चीज़ों को हम आपके सामने अगर यहाँ से लाते हैं तो प्रमुख घरानों में सबसे जो लखनऊ है वो प्रमुख घराना है कथक में। लखनऊ घराने में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे जो प्रमुख है जो डांसर हैं वो बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, ये आपके प्रमुख जो नर्तक हैं यहाँ पे हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं एक और, इसमें जो प्रमुख घराना आता है बनारस घराना। बनारस घराने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सितारा देवी है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और, यहाँ पे सितारा देवी के अलावा हैं तो वो कौन से हैं? वो शिवनंदन मिश्र जी हैं। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से कथक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपका कथक से संबंधित जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछते हैं वो हमने करा दिए हैं।
तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले 1-2 बार इसको देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यूपी पीसीएस हो जाए, चाहे यूपी के किसी भी एग्जाम, यूपी PPSC हो, चाहे जो भी एग्जाम हो यूपी के। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे यूपी की जो प्रमुख लोक नृत्य की शैली है क्या है। अभी हमने शुरुआत में इसकी चर्चा की थी, लोक नृत्य शैली। लोक नृत्य शैली, इसकी हमने बात की तो यूपी का प्रमुख जो लोक नृत्य कहा जाता है वो है नौटंकी। हमने आपको पहले ही बताया था कि नौटंकी प्रमुख लोक नृत्य होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ये पूरे यूपी में, इसका प्रचलन पूरे यूपी में है, पूरे यूपी में इसका प्रचलन है। लेकिन जो प्रमुख रूप से नौटंकी जहाँ की फेमस है वो हाथरस है। हाथरस ही आपका मथुरा के पास है, तो यही आपका हाथरस की नौटंकी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ की फेमस है। यह कहिए कि ये पूरे भारत में जानी जाती है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं ये नौटंकी के, तो विरहा आप सभी ने सुना होगा। विरहा 3-4 लोग मिलके गाते हैं, उसमें से एक प्रमुख होते हैं जो शुरुआत करते हैं, और उसके बाद जो लाइनें होती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इसको सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो हालांकि विरहा ज़्यादातर क्या होता है, वीर रस का होता है। तो विरहा से वीर रस निकलता है, तो विरहा ज़्यादातर हमेशा वीर रस का होता है। इसका जो प्रमुख जो क्षेत्र है वो पूर्वांचल, जो इसका प्रमुख क्षेत्र है वो क्या है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पूर्वांचल में गाया जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आगे, तो विरहा के अलावा एक और वीर रस का जो है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो आल्हा है। आल्हा की हम बात करते हैं तो ये कौन सा, ये भी वीर रस का ही होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से रस का है, तो इसमें वीर रस है, और ये बुंदेलखंड में प्रमुख रूप से गाया जाता है। ये सेम है, यहाँ पे कई लोग मिलके विरहा में भी गाते हैं, और इसमें आपका आल्हा में भी कई लोग मिलके गाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से जो डांस हैं उसको आपको कौन सा देखना है आपका। तो हम चारकुला नृत्य की बात करते हैं। चारकुला नृत्य में होता क्या है ये आपको जो मटके आपने देखे होंगे, मटके जो गर्मी में यूज होते हैं, तो मटकों को रथ के पहिए के ऊपर रख के डांस किया जाता है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप कभी सर्च करके देखिएगा यूट्यूब पे या कभी टीवी में आपने देखा होगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और अक्सर ये काफ़ी देखने में काफ़ी मनमोहक होता है। तो ये कहाँ का है, ये चारकुला जो नृत्य है वो मथुरा का है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ का है, मथुरा का है। इसके अलावा एक और जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है वो रसिया है। रसिया भी ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, और ये काफ़ी फेमस है ब्रज क्षेत्र में। इसके अलावा हम आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और। तो जो हमने आपको शुरुआत में ही एक चर्चा की थी सोहर की। सोहर जब बच्चे पैदा होते हैं, ज़्यादातर हमारे देश में जानते हैं कि पितृ सत्तात्मक जो समाज है उसमें क्या होता है कि लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा जो नृत्य ये सोहर है वो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर क्या लड़कों के जन्म लेने पे गाया जाता है। तो ये होता है, तो ये लड़कों के जन्मोत्सव पे गाया जाता है, लड़कों के जन्म लेने पर। हालांकि ये तो पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन इसका जो फेमस एरिया है वो अवध क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ये आपको सोहर याद रखना है। सोहर के अलावा हम अगर बात कर लेते हैं, एक और जो प्रमुख है कर्मा। कर्मा जनजातियों द्वारा होता है। इसमें स्त्रियां क्या होती हैं, सज धज कर स्त्रियां जो डांस करती हैं। तो कर्मा आपको याद रखना है। कर्मा जो है ये सोनभद्र में गाया जाता है, और इसमें स्त्रियां जो हैं रंग बिरंगे बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं उनको पहनकर नाक में जो नाक का जो होता है, नाक में जो पहनने वाला, कान में पहनने वाला, ये बड़े बड़े गहने पहनकर ये डांस करती हैं। ये भी बहुत मनमोहक और आकर्षक होता है। तो कर्मा जो है सोनभद्र का है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कर्मा जो डांस है वो सोनभद्र का है। इसके अलावा हम आपको आगे बात करते हैं तो एक और जो डांस है वो कौन सा है, एक धुरिया होता है और एक कार्तिक होता है। जो कार्तिक नृत्य है वो क्या है, कार्तिक महीने में गाया जाता है, ये फसलों के उपलक्ष्य में गाया जाता है। ये दोनों कहाँ होते हैं, बुंदेलखंड में। तो ये बुंदेलखंड में गाए जाते हैं टोटल। अब इसके अलावा हम आपको कुछ प्रमुख और नृत्य की बात करते हैं तो एक देवा शरीफ मेला लगता है, आपने कभी सुना होगा देवा शरीफ मेला। तो देवा एक यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो जहाँ देवा शरीफ कहाँ लगता है, बाराबांकी में लगता है। तो देवा भी बाराबांकी का प्रमुख लोक नृत्य है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहे हैं और यहाँ से अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक और हम बात करते हैं कजरी हमने अभी नहीं कराया है तो कजरी हम करा देते हैं। कजरी जो है, कजरी क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। कजरी दो तरीके से मनाया जाता है। कजरी क्या होता है, एक तो कजरी हमारे तरफ है जो दक्षिण भारत है यानी कि दक्षिण यूपी है, वहाँ पे क्या होता है कजरी, ये होता है रक्षाबंधन के आसपास होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल टाइप की घास होती है, उसको लेके जो छोटी बहनें होते हैं वो बड़े भाइयों को एक तरह से जो जिसे आप कहते हैं भैया दूज, अलग अलग क्षेत्रों में वो होता है, तो वो अपने बड़े भाइयों को या छोटे भाइयों को कान में वही घास जो है खोसती हैं और उसके बदले क्या करती हैं, कुछ मांगती हैं अपने भाई से। तो वो भैया दूज होता है। तो उसमें भैया के लिए, भाइयों के लिए प्रार्थना भी की जाती है। तो वो कजरी होता है। कजरी कहाँ रूप से ज़्यादातर फेमस है, ये आपका जो विशेषता जो है चीज़ें ये पूर्वांचल में फेमस हैं, पूर्वांचल में फेमस है। तो ये आपके कुछ प्रमुख जो क्षेत्र हो गए नृत्य के, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे हम जो प्रमुख नृत्य बात करेंगे, एक चीज़ हम आपको शुरू में बताना भूल गए थे, वो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक जो है उसको बांटा गया है। सांस्कृतिक क्षेत्र में यानी कि लोक नृत्य क्षेत्र में कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को कुल मिला के लोक नृत्य या सांस्कृतिक 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं इसकी हम यहाँ पे बात कर लें, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र यूपी के हम बात कर लेते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश को कुल मिला के जो है 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। अब ये कौन कौन से प्रमुख सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको हम जान लेते हैं कि ये भोजपुरी का जो सांस्कृतिक क्षेत्र है ये बांटा गया है। भोजपुरी ज़्यादातर पूर्वांचल में बोली जाती है। बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, ये सारी चीज़ें भोजपुरी के ये सारे क्षेत्र माने जाते हैं कि पूर्वांचल जो बिहार से सटे हुए ज़िले हैं, ये हो गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं भोजपुरी के अलावा अवध के अलावा रुहेलखंड हो गया, रुहेलखंड के अलावा एक और जोन आता है जो हमारा होता है ब्रज क्षेत्र हो गया, और एक बुंदेलखंड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कितने उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक जोनों में बांटा गया है, तो 5 में बांटा गया। बुंदेलखंड से यहाँ पे याद आया कि एक चीज़ बुंदेलखंड में एक होती है लट्ठमार दीपावली मनाई जाती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लट्ठमार दीपावली कहाँ मनाई जाती है। लट्ठमार दीपावली बुंदेलखंड के स्पेशली जो चित्रकूट ज़िला है वहाँ पे, क्योंकि जो दीपावली में लोग चित्रकूट घाट जाते हैं वहाँ पे दिया जलाने के लिए, तो ये आपके ये प्रमुख रूप से फेमस है। इसके अलावा हम आपको आगे बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य की शैलियाँ हैं, लोक नाट्य की अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं या हम नीचे आपको दिखाते हैं लोक नाट्य की शैलियाँ, ये हम आपको दिखाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लोक नाट्य की शैली उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मानी जाती है।
लोकनाट्य की शैली। तो इसमें हम बात कर दें तो जो प्रमुख शैली है वो कौन कौन सी है, वो एक है रामलीला। रामलीला किन किन क्षेत्रों में होती है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो ये रथ यात्रा बनारस, अगर आप बनारस की यात्रा किए होंगे तो रथ यात्रा को आप जानते होंगे, ये स्टेशन के पास ही है। रथ यात्रा बनारस या वाराणसी या काशी, कुछ भी कह सकते हैं, सारे नाम बनारस के हैं। इसके अलावा हम जो दूसरा बात करते हैं यहाँ से, तो एक और महत्वपूर्ण नाम आ जाता है अयोध्या। अयोध्या की भी रामलीला काफ़ी प्रसिद्ध है। अयोध्या के अलावा एक और प्रमुख शहर आता है उत्तर प्रदेश का, जो है प्रयागराज। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं ये काफ़ी फेमस है रामलीला के लिए। एक और क्षेत्र की हम बात करते हैं, ये रामलीला हो गई। अब रासलीला। रासलीला आप सभी को पता है कि रामलीला जो राम के भगवान हैं उनके ऊपर चलाई जाती है, जो सीरीज होती है उसको हम कहते हैं। और वहीं रासलीला की हम बात करते हैं तो रासलीला जो है हमारी वो ब्रज क्षेत्र में, यानी कि श्री कृष्ण जी पे रासलीला की जाती है। अब हम आपको कुछ और बता देते हैं, कुछ जो प्रमुख है जो सितार वादक थे, जैसे सितार वादक हो गया, तबला वादक हो गए, इन सब की चीज़ें हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब उत्तर प्रदेश में सितार की बात करते हैं तो आपने सुना होगा, अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। अमीर खुसरो ही अमीर खुसरो जो थे, इन्हीं को जो है सितार वादक का जन्म जाता है, यानी कि सितार का पिता माना जाता है। सितार का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। सितार का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। इसके अलावा हम बात कर दें तो इन्हें जो है ख्याल गायकी का जन्मदाता भी माना जाता है। ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। वैसे सितार होता क्या है? सितार कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा कि आपने आजकल देखी होगी जो हमारी आती है बजाने वाली, जिसमें कि डोरे लगे होते हैं, उसकी हम बात कर लें तो सितार कुछ नहीं होता है। सितार एक रस्सी से कुछ इस प्रकार से बंधा होता है, यहाँ पे होते हैं, और एक तार जो होता है ये यहाँ पे जुड़ा होता है तार। इसी को हिलाने पे जो इसको अपने अलग अलग तरीके होते हैं, शैली होते हैं, उसको हिलाने पे अलग अलग की धुन आती है। तो ख्याल गायकी तथा सितार का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। इनका जो जन्म स्थान था वो एटा था। एटा, जन्म स्थान एटा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि अमीर खुसरो कहाँ से संबंधित है, तो एटा से संबंधित थे। अमीर खुसरो के अलावा अब हम बात कर लेते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं एक और जो महत्वपूर्ण थे, मिर्जा गालिब की बात कर लेते हैं। मिर्जा गालिब, गज़ल तो आपने सुनी ही होगी। तो गज़ल के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? पितामह मिर्जा गालिब माने जाते हैं। और इनका जो घराना था वो आगरा घराना था। इनका जो प्रमुख घराना था वो आगरा घराना था, ये आपको याद रखना है। तो उसके अलावा हम आप बात कर लेते हैं जो बांसुरी वादक कौन थे। तो बांसुरी के जन्मदाता जो आप सभी को पता होगा कि बांसुरी के जन्मदाता, इसके जो प्रमुख जो वो हैं हरि प्रसाद चौरसिया। हाँ, हरि प्रसाद चौरसिया इसके प्रमुख फेमस जो हैं, हरि प्रसाद चौरसिया इसके जो प्रमुख हैं। ये इनका जो घराना है वो बनारस घराना है। तो बांसुरी के कौन से हो गए? हरि प्रसाद चौरसिया हो गए। उसके अलावा हम बात करते हैं हाजी सुल्तान एक थे। ख्याल गायकी के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? ख्याल गायकी के जन्मदाता
ख्याल गायकी के ख्याल, जो मन में जो ख्याल आते हैं उन्हीं हिसाब से एक गाना निकलता है, गाने टाइप का होता है जो ख्याल आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ख्याल गायकी के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये इसके जो जन्मदाता है ये कौन है? ये हाजी सुल्तान थे। हाजी सुल्तान थे और ये आगरा घराने से संबंधित थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हो गए। इसके अलावा हम और आगे अगर बात करते हैं तो जो एक और थे स्वामी हरिदास। ये सब नोट्स आप बना लीजिएगा रिवीजन के लिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्वामी हरिदास, अगर हम इनकी बात करते हैं स्वामी हरिदास की, तो ध्रुपद धमार के प्रवर्तक थे। ये हैं। एक और थे जो प्रमुख रूप से हुसैन सरकी थे। ये भी एग्जाम में पूछता है, हुसैन सरकी किसके प्रवर्तक थे? हुसैन सरकी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो है ये सरकी सुल्तान कहे जाते हैं, सरकी सुल्तान कहे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इनके लिए, तो सरकी सुल्तान, तो इन्होंने बड़ा ख्याल का आविष्कार किया था। बड़ा ख्याल का आविष्कार इन्होंने किया था। बड़ा ख्याल का आविष्कार इन्होंने किया था। तो ये चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा अब हम कुछ प्रमुख घरानों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख घराने जैसे कि बनारस घराना हो गया आपका, इसके अलावा आपका लखनऊ घराना हो गया। ये दो बहुत फेमस हैं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बनारस घराने से कौन है, लखनऊ घराने से कौन है। तो ये चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम इसको बता देते हैं आप सभी के लिए कि कौन कहाँ से जुड़ा है, किस घराने से। तो सबसे पहले हम बनारस घराने की बात कर लेते हैं। बनारस घराने से हम पीछे बात कर चुके हैं। जब हमारा कथक चल रहा था वहाँ पे हमने बनारस घराने से बातचीत की थी, यानी कि बनारस घराने के बारे में जो कथक के जो प्रमुख गायक थे उनको हमने बताया था। तो यहाँ पे हम कुछ नाम ले लेते हैं जो बनारस घराने। पंडित समता प्रसाद मिश्र, पंडित समता प्रसाद मिश्र जो बनारस घराने के थे, ये प्रमुख रूप से बनारस घराने के थे। उसके अलावा जो है एक और दो लोग और जहाँ से फेमस थे बनारस घराने से, उनकी हम बात कर लेते हैं। एक किशन महाराज थे, ये किशन महाराज थे। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं तो गुदई महाराज, और इसके अलावा हम बात करें सहाय नाम के, जो सहाय उपाधि वाले 3-4 लोग थे। तो अगर सहाय से कुछ कभी आ जाए कोई प्रश्न कि सहाय जो है, मान लीजिए कि कोई भी सहाय हैं उनका किस घराने से थे, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बनारस घराने से थे। तो सहाय करके आ जाए तो ये सारे जो है वो तबला वादक थे। तबला वादक थे, ये सारे जो है बनारस घराने के थे और ये तबला वादक थे। एक और थे जो प्रमुख, बिस्मिल्लाह खां के बारे में आपने सुना होगा, ये शहनाई के प्रवर्तक, और इनको भारत रत्न भी प्राप्त था, ये पूरी दुनिया में फेमस है। तो बिस्मिल्लाह खां ये बनारस घराने से ही संबंधित थे और इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र था वो शहनाई था। शहनाई के जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न तथा ये पूरी दुनिया में आज इस समय फेमस हैं ये। तो एक छन्नू लाल मिश्र थे बनारस घराने में, छन्नू लाल मिश्र, इन्हीं के। इसके अलावा हम बात करते हैं छन्नू लाल मिश्र की। तो इसके अलावा ये जो छन्नू लाल मिश्र थे और ये
राजन साजन थे। ये ध्रुपद गायन के थे, ध्रुपद गायन या इसे ख्याल गायकी भी कह सकते हैं। छोटी मैना बड़ी मैना, छोटी मैना बड़ी मैना, ये ठुमरी और टप्पा की नृतिका थी। ठुमरी और टप्पा की नृतिका थी। तो ये बनारस घराने से संबंधित हमने कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछते हैं कि बनारस घराने से संबंधित कौन है, और साथ में ये भी हमने आपको बता दिया कि वो किस से संबंधित है, यानी कि किस वाद्य यंत्र से, किस गायन से संबंधित है। ये सारी चीज़ें हमने करा दी हैं। तो अब हम बनारस घराने के बाद हम अंतिम जो आज का टॉपिक है वो लखनऊ घराने की ओर चलते हैं, और लखनऊ घराने से आज का हमारा टॉपिक खत्म होगा कला एवं संस्कृति का। जितने भी प्रश्न बनते थे, जितने भी कि बन सकते हैं एग्जाम में, वो सब हमने कराया है। तो लखनऊ घराने की बात करने के बाद ये आज का हमारा जो टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति का, ये समाप्त होगा। तो लखनऊ घराने की हम बात कर लेते हैं। लखनऊ घराना भी बहुत फेमस है, अगर अपने दृश्य से जो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की दृष्टि से बहुत फेमस है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो पहले मुग़ल शासक थे वो लखनऊ से भी संबंधित थे, और इनको काफ़ी जो आश्रय मिला वो काफ़ी मजबूत था, अच्छा आश्रय मिला, जिस वजह से ये भी लखनऊ घराना भी कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी उच्च स्थान रखता है उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ घराना में वाजिद हुसैन शाह की बात करते हैं हम। वाजिद हुसैन शाह, वाजिद हुसैन शाह ये तबला वादक थे। ये तबला वादक थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हुसैन थे, एक रजा खां सितार थे। रजा खां सितार, रजा खां सितार, और ओंकार नाथ ठाकुर। ओंकार नाथ ठाकुर ये सब वायलिन वादक थे। तो रजा खां सितार और ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन वादक थे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो ख्याल गायकी के खुर्शीद अली खां। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जितने भी खां लग जाएं वो ज़्यादातर आप लखनऊ घराने से ही संबंधित हैं। खुर्शीद अली खां ख्याल गायकी के। तो ये कुछ लखनऊ घरानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे वो किस से संबंधित थे, ये चीज़ें हो गई। तो उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।